चलिए, let us start our new chapter today, that is called Newton's laws of motion. Newton's laws of motion, ठीक है। इसे पढ़ाते हैं भाई, देयर आर थ्री लॉज, यू नो, तीन नियम होते हैं भाई, इसमें सभी जानते हैं, ठीक है। पहले वाले बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? आप बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मीन होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस इट्स चेंज, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ which opposes its changes, ठीक है। इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास आता है, जितना बड़ा मास उतना बड़ा इनर्शिया, ये आपको पता रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा, टर्न करता है टर्न करता रहेगा, जब तक हम उसके बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो उसका सीधा से नेम होता है कि अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई होता है तभी उसमें कुछ चेंज आता है। अगर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसा बैठा है, जैसा घूम रहा है, वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज कभी अपने आप खुद नहीं आने वाला, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट नंबर, या थ्री, या तीन, इसमें हम इसको तीन पार्ट देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है चलता ही रहेगा। दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मीनिंग ये होता है। और थर्ड नंबर होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अपने आप कभी चेंज नहीं होती, हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो इसके तीन नियम क्या जाते हैं इसमें, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों को जब हम कंपोज कर देते हैं, मिला देते हैं, बोलते हैं एक साथ, तो बनता है लॉ ऑफ इनर्शिया, या उसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मीनिंग आ जाता है। क्या नियम होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है या कोई चल रहा है या घूम रहा है तो वो वैसा ही चलता रहेगा, वैसा ही बैठा रहेगा, वैसा ही घूमता रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। मतलब हम अगर हम बाहर धक्का दें, कुछ करेंगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स बाहर वाला फोर्स होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा होगा तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, सपोज वैक्यूम में, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से भाग रहा है तो वो उतनी ही स्पीड से भागता ही रहेगा हर समय। ना उसकी स्पीड, ना वेलोसिटी, ना डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड, ना कभी अपने आप बढ़ेगा ना अपने आप चेंज होगा। वो चेंज तभी आएगा जब वो किसी दूसरे के अंडर में आता है। जैसे वो सपोज किसी दूसरे के पास चला गया तो वो उसको खींचेगा, या उसको धक्का देगा, कुछ भी करेगा, या उसको रिपल करेगा, टकराएगा, तो उससे उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और बाकी चीज में चेंज आ जाता है इसमें, ठीक। सेम नहीं बनता है, इसको बोल देते हैं। तो ये इतना वैसे वैसे थिएटर पार्ट होता है, इसमें बहुत एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, यू कैन गो थ्रू द बुक्स, आप खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे कोई पर्सन बस में खड़ा है, अचानक बस से या ब्रेक लगाते हैं तो आगे गिर पड़ता है। अगर वो बस में खड़ा है, बर्तन, जो बस होती है अचानक से चल पड़ती है तो पैसेंजर के पीछे गिर पड़ता है। वही बस अचानक लेफ्ट मुड़ी आती है तो लोग मुड़ जाते हैं राइट, गिर पड़ते राइट में। ये सब मीनिंग आ जाता है इसमें, ठीक है। आप चलती बस से उतर जाते हैं
तो आप थोड़ी देर तक चलते रहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो तुरंत गिर पड़ते हैं। ठीक है, पेड़ होता है, पेड़ में फ्रूट्स लगे होते हैं, तो हम पेड़ अगर चढ़ नहीं सकते हैं तो उस पेड़ को धीमे धीमे हिला रहे होते हैं, उसकी ब्रांचेस को धीमे धीमे हमको दिखता है कि उसके फूल या फल क्या होते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। तो ये जितना भी एक्टिविटी हो रही होती है, ये सब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी होती है। कौन से? फर्स्ट लॉ। अब मेरा सेकंड लॉ था जो कि हमारा बड़ा काम का होता है, लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको एक पॉइंट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम के बिहाफ पर हम सेकंड लॉ के पास जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट अगले पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम बोलने का सिंपल सा मीनिंग होता है लीनियर मोमेंटम। क्या मीनिंग होता है लीनियर मोमेंटम? ये होता है पी बराबर, बोलते हैं आप एम भी होगा, एम इंटू वी, एम होगा इसका मास, वी होगी इसकी वेलोसिटी, पी होगा इसका मोमेंटम। यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग आ जाता है। अब आता है ये, देखिए एम इंटू वी, अगर आप कहेंगे पी बराबर एम इंटू वी में एक ग्राफ आता है ऐसे का, फिर तीन ग्राफ में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब तीन ग्राफ में इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस साइड में, या यहीं पे अगर हो सकता है देखते हैं। एक आपका ऐसा आएगा, एक आपका ऐसा आएगा। तीन ग्राफ हो गया आपके सामने। अब देखिए तीन ग्राफ कैसे होते हैं। एक होता है, मान लीजिए पी लिखा हुआ है और ये लिखा है एम, तो ग्राफ पैसा आएगा। इसका मतलब वी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये लिखा होगा पी, ये लिखा होगा वी, ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें एम क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। एक आपका ऐसा आ रहा होगा, ठीक, ये लिखा होगा वी, ये लिखा होगा एम, पी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इस तरीके से तो आप ऐसे कई ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे भाई इसमें हम क्या बोल सकते हैं। अगला इसका नियम आता है जिसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड नंबर, यू कैन से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जब कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, तो हमारा जो फोर्स होता है इसके ऊपर, दैट इज, वो करता क्या है? वो फोर्स वैसे धक्का देगा, इक्वल टू क्या होगा? ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यहाँ से हम बोलते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी डेल्टा टी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? वन आती है बाय एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, कि होता है डेल्टा पी, या डीपी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डी टी, इसका मीनिंग आ गया। बराबर क्या होता है? डेल्टा होता है एम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या करते हैं। इसमें लिखते हैं, देखिए एम इंटू वी, मतलब मास वेलोसिटी दो चीजें होती है। मान लीजिए कि मास कांस्टेंट, सो एफ इक्वल टू क्या आता है? इफ
ठीक है, इतना आप करेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, जहां पर भी आपका मास वेरिएबल होता है वहां पे हम लोग वहां पे हम लोग वी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का यूज करते हैं, या फिर यू कैन से इसका यूज कर सकते हैं इसमें। अब इसके देखिए आगे क्या आता है। सेकंड लॉ के आपके आ जाएंगे बहुत सारे एप्लीकेशन की, बहुत जगह में देखते हैं जहाँ पे सेकंड लॉ में एक बात और भी आती है पढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स बोल देते हैं। इम्पल्स क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स अब पढ़ने के बाद ही आपका ये चीज खत्म होती है। इम्पल्स क्या होता है, दिस इक्वल टू आई, ये होता है एफ डेल्टा टी बराबर क्या होता है एम डेल्टा वी बराबर क्या होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी आता है। अब यहाँ पे लिखा होता है, मुझे पता होता है कि अगर किसी भी केस में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इतना चेंज आने वाला, तो डेल्टा पी में जानता हूँ। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और हम जानते हैं जीरो होने वाली है, मास तो फिक्स रहेगा ही। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मास उसका पहले देखा सपोज 1 kg, तो 1 × 15 क्या होगा, 15 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका मोमेंटम, बाद में जीरो आ जाएगा। तो 15 का चेंज आने वाला, लेकिन उस 15 का चेंज आने में टाइम क्या लगेगा, कहेंगे ये लिखा हुआ फॉर्मूला, ये इंटू ये। तो जितना टाइम कम होगा, है ना, उतना फोर्स बड़ा होगा। इफ डेल्टा पी बराबर कांस्टेंट, देन एफ प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टी। अगर आप चाहते हैं कि भाई फोर्स कम हो जाए तो टाइम बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, मतलब कि उसी मोमेंटम में चेंज तो उतना ही आने वाला है जो कि हम जानते हैं, लेकिन चेंज आने में टाइम बढ़ा देंगे। अगर टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि बहुत से केस आप जानते हैं कि हम, ये आप टाइम कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कि जो फील्डर मान लीजिए किसी बॉल को कैच कर रहा होता है, तो जब वो कैच करता है तो अपने हाथ को धीमे धीमे पीछे ला रहा होता है। जब बॉल उसके हाथ में आती है तो हाथ में आने और रुकने तक का जो कांटेक्ट टाइम होता है डेल्टा टी, वो बहुत ज्यादा कर देता है। भाई एकदम से कैच करेगा तो बॉल में अपने हाथ को पीछे कर लेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाथ पीछे कर रहा है, इसका मतलब कांटेक्ट टाइम बढ़ा रहा है वो। तो डेल्टा टी इंक्रीज करते ही फोर्स कम हो जाएगा, मतलब उसके हाथ को चोट नहीं लगती। ये आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप उस बॉल को तुरंत तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे कि आपका जो कीपर होता है जो पीछे खड़ा होता है उसको स्पेशली ग्लव्स दिए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है भाई तुम ये पहन के पीछे खड़े होना, क्योंकि उसको बॉल तुरंत पकड़ के रोकनी होती है। उसको टाइम नहीं होता है कि वो पकड़ के रोकेगा फिर धीमे धीमे पीछे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ही हैज टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, तुरंत करना होता है। तो बॉल आए तुरंत कैच किया, रोक लिया, ठीक, इसीलिए कीपर का रोल होता है। तो जो कीपर होता है जो बैट्समैन के पीछे खड़ा होता है, वो देखा होगा बिल्कुल पास खड़ा होता है या कभी कभी थोड़ा पीछे भी खड़ा होता है, लेकिन बड़े बड़े ग्लव्स पहने होता है। तो ग्लव्स पहनने में क्या होता है, बाकी फील्डर को तो नहीं दिए जाते ग्लव्स, वह सभी फील्डर को ग्लव्स बांट दो, लो बड़े बड़े ग्लव्स पहन लो, ऐसा तो नहीं होता। तो उसको इसे देते थे क्योंकि वो जब इतनी स्पीड से जब बॉलर फेंक रहा है बॉल को और उसको पकड़ के रोक रहा है तुरंत ही, डेल्टा टी बहुत छोटा होता है। डेल्टा टी बहुत छोटा होने की वजह से फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। अगर फोर्स बड़ा होता है तो उतने फोर्स से उसके हाथ को चोट लग सकती है, क्योंकि बॉल बहुत तेज आ रही होती है। तो हाथ को चोट ना लगे इसके लिए उसको भाई ग्लव्स दे दिए जाते हैं, भाई तुम ये ग्लव्स पहन लीजिए। ये सबसे मीनिंग आ जाता है। तो यहाँ पे रोल आता है न्यूटन सेकंड लॉ का, कि आपने डेल्टा टी बढ़ा दिया, इससे फोर्स कम हो गया। ऐसे ही बहुत सी जगह होती है जहाँ पे हम डेल्टा टी बहुत कम रखते हैं। जैसे कोई, आपने देखा होगा जो पर्सन जो कराटे का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हाथ से ईंटें तोड़ देते हैं, जब वो हाथ चला रहा होता है तो जब ये ब्रिक्स के ऊपर जब उसका हाथ पड़ता है, तो उसका हाथ और ब्रिक्स जो ईंटें रखे होते हैं उनका कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, ये नहीं चाहे उसको उसको बैठ जाता है कि हाँ अब तो टूट टूट जब तक टूटेगा तब तक हटेगा नहीं इसके ऊपर।
तो मीनिंग क्या होता है कि जब वो उस पर हाथ मारेगा और वो हाथ को हटा लेगा तो डेल्टा टी बहुत शॉर्ट होता है। डेल्टा टी बहुत शॉर्ट होने की वजह से फोर्स बहुत बड़ा बन जाता है। अगर फोर्स बड़ा बनेगा तो वो ब्रेक टूट जाएगी। अगर वो हाथ उसके ऊपर रखे रहेगा कि भाई जब तक टूटे नहीं तब तक हाथ को हटाएंगे नहीं, तो होगा क्या कि डेल्टा टी बहुत बड़ा हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा, ब्रेक टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे होता है मीनिंग कि हमारा पर्पस क्या होता है, हम चाहते क्या है, फोर्स बढ़ाना चाहते हैं या फोर्स कम करना चाहते हैं। अगर आप फोर्स बढ़ाना चाहते हैं टाइम कम कर दीजिए, अगर आप फोर्स कम चाहते हैं टाइम बढ़ा दीजिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। आगे देखिए क्या 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 आता है। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इतना होने के बाद में, एंड देखिए आई जो होता है वो होता है एफ, आप डी टी बोल सकते हैं इस तरीके से, इंटीग्रेशन टी वन से क्या आता है टी टू आता है। इसको दिखाते हैं यहाँ पे, ये फोर्स आता है, ये क्या था टाइम आता है। ऐसा ग्राफ ऐसे आ रहा होता है आप बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये टी वन आएगा, ये क्या आएगा टी टू आएगा। तो इसका जो एरिया आता है इसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये भी पीछे आप पढ़ेंगे। तो यू कैन से कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बराबर एरिया ऑफ एफ टी कर्व, एरिया ऑफ एफ टी कर्व। ठीक, ये इसका मीनिंग निकल आता है। आगे देखिए क्या आगे? ठीक, इसके आगे इस पे अगला क्वेश्चन पहले मैं पूरा करा लेता हूँ, फिर आगे देखते क्या कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है इसके अलावा, ठीक है, जो हम डेल्टा पी क्वेश्चन कुछ ले सकते हैं पहले, ठीक है, और थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा आता है। ठीक है, उसमें पोल्यूशन कराया जाता है, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके पहले पुलिक क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो पुलिक क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक में क्वेश्चन बताता है, पुलिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा। ये क्या देखिए भाई, यहाँ से गए, यहाँ से आए, यहाँ से चले गए, मीनिंग कि यहाँ पे कोई बॉल थी, यहाँ पे वही बॉल क्या हुई, बैक कर गई, और यहाँ से इसका हो गया अलग से। ठीक है, बोला कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, सपोज को मान लेता हूँ मैं, कितना मान लो 30 मान लेता हूँ, ये भी 30 होगा भाई, नियम होता है इसका। इसका मास सपोज 2 kg, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, सेम आ रही, ये सामने जाती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्ट इस तरीके से। तो उससे पूछेगा आपसे आप इसमें कि अगर आपका इफ टाइम ऑफ कोलिजन इज 0.01 सेकेंड, 0.1 कर लीजिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है, देन फाइंड व्हाट इम्पल्स। हाँ देखिए, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मतलब होता है आई, आई क्या होगा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि पहले क्या मोमेंटम था और बाद में क्या मोमेंटम। तो ये आपका देखिए जो वेलोसिटीज है, दीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसमें यहाँ पे, ये देखिए जब ये यहाँ पे आया था, ये तो इसकी वेलोसिटी ये थी, एक वेलोसिटी ये थी,
एंगल था 30, तो ये भी क्या 30 आएगा। तो आप कहेंगे ये 10 मीटर पर सेकंड है। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 10 cos 30, ये 10 sin 30, समझना कितना। और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ये आपको एंगल दिखेगा 30। तो ये क्या आएगा 10 cos 30, और ये क्या आएगा 10 sin 30। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए इसमें जो आएगा ये भी 10 मीटर पर सेकंड आएगा, पर ये बाद में आएगा। तो आप पढ़ेंगे v इनिशियल, ये आएगा इसमें 10 sin 30, आई कैप माइनस 10 cos 30 क्या जे कैप। व्हाट इज v फाइनल, ये कितना आएगा, ये आएगा 10 sin 30 आई कैप और प्लस 10 cos 30 जे कैप, ये रहेंगे। डेल्टा v कितना आएगा, डेल्टा v आएगा वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या होता है, मैं इससे अगर उसको माइनस, देखिए ये दोनों चले आएंगे, और ये में से क्या होगा, ये आएगा 2 10 cos 30 जे कैप, ये आएगा प्लस फॉर्म में। व्हाट इज डेल्टा वी, आएगा 20, और cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो आप कहेंगे √3/2 10 √3 जे कैप मीटर पर सेकंड। आ गया इतना, डेल्टा वी आ गया। तब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा डेल्टा पी आएगा, ये एम क्या दे रखा है आपको, 2 kg है, तो 2, और ये क्या आता है 10 √3 जे कैप, 20 √3 जे कैप kg मीटर पर सेकंड। ये आ गया डेल्टा वी, यही आपका होगा इम्पल्स। इस जगह फोर्स भी पूछा ही नहीं मैंने, फोर्स भी पता करना है। अब देखिए इतना चेंज होने में लगा ये टाइम, ठीक है। सो इम्पल्स आई इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा पी, और डेल्टा पी इक्वल टू क्या आएगा 20 √3। ठीक है, कितना, एंड फोर्स क्या होता है डेल्टा पी डेल्टा टी, ये होगा 20 इतना है लीटर से। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर निकल आएगा इसका। आगे देखते हैं इसमें। अब भाई इसमें क्या कर सकते हैं, आपके इसमें पुली क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, पुली के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं भाई इसमें। देखिए इसमें स्पेशली स्पेशल, या इसको बोल सकते हैं बेसिक, बोल सकते हैं बेसिक 4 केसेस।
केसेस तो बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से हम लोग पुली क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। पुली एक नहीं, दो दो तीन तीन पुली लगा देते हैं उसमें, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। लेकिन वो सभी क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली चार केस से बनते हैं, ठीक है, जो आपके होते हैं। पहला केस क्या होता है कि दो, एक पुली होगी, दो ब्लॉक होंगे और दोनों वर्टिकली हैंग होंगे। दूसरा केस क्या होगा कि एक पुली होगी, दो ब्लॉक होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल और उसमें रखा होगा, और दूसरा वर्टिकल हैंग होगा। तीसरा केस क्या होता है कि मान लीजिए उन दो ब्लॉक में से एक आपका वर्टिकल हैंग है, ठीक है, और दूसरा रखा है किसी सरफेस इंक्लाइन पे, किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा होता है। चौथा क्या होता है कि दोनों ब्लॉक रखे होते हैं किसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर। मतलब क्या होता है देखिए, एक केस का ये आता है, दिखाते हैं ऐसे भाई कि ऐसे दिखा देंगे और कहेंगे एक ऐसा आ रहा है। दूसरा केस कैसा आता है, उसको ऐसे दिखा देते हैं कि ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। तीसरा केस कैसा होता है, जो ऐसे रखा होता है। और चौथा केस कैसा होता है, जो ऐसे रखा होता है। ठीक है, ये केस नंबर 4, केस नंबर 3, केस नंबर 2, केस नंबर क्या आता है, 1 आता है। ये 4 आएगा, ठीक है, इस तरह से। और केस नंबर 1 आता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, ठीक है। इसके बारे में ये है ना, इसके बारे में इसको नहीं बोल रहा हूँ, थर्ड सेकंड फोर्थ फोर्थ, ठीक है। जो फर्स्ट लिखता है, क्योंकि एग्जाम में लिखा होता है देयर इज एन एटवुड मशीन, आपको पता होगा भाई किसको बोलते हैं। पहला केस क्या होता है, जो ये दिख रहा होता है इसमें, तो हमको देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें फॉर्मूले तो पढ़ाए जाते हैं रेडीमेड, आपको आते भी होंगे, कई भी होंगे कुछ बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि क्वेश्चन कभी भी मेरे ख्याल से एग्जाम में सिंपल नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्टी आता है, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट आएगा और नेट के लेवल में तो डिफिकल्ट आएगा ही, थोड़ा इजी तो आएगा नहीं। तो होता है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कैसे हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूले किसी स्पेसिफिक केस में अप्लाई होते हैं, सब जगह अप्लाई नहीं होता। अगर मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, मान लो 1 मार्क्स नहीं मैं 2 मार्क्स लगा दिए, बस फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। या फिर आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए कि कैसे भाई इस फॉर्मूला को यूज करें इस नए केस में, ये मीनिंग आ जाता है इसमें। तो आता है इसमें, ये पहली बात तो ये कि अगर ये ऐसा दे रखा है, फॉर्मूले में दिखा दिखा देता हूँ, लेकिन ये बस यही पे काम करेंगे। मान लो कि ऐसे दे रखा है, ये बोला कि ये M1G है, ये क्या है, ये T आता है, ये T आता है, ये ऐसे मूव करता है, इसका मतलब कि ये बड़ा है। अगर नीचे आएगा और ये क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा, तो आप कहेंगे इसका जो होगा एसलेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है इसकी जब नीचे आएगा, तो आप कहेंगे ये होगा M1G माइनस T बराबर M1 है। आप जोड़ देंगे तो ये क्या है, चला जाएगा। तो A कितना आएगा, M1 माइनस M2 डिवाइड M1 प्लस M2 जी। इतना आएगा, और T कितना आएगा, टेंशन, ये आएगा 2M1 M2 अपन M1 प्लस M2 जी।
और फोर्स क्या आएगा? देखिए फोर्स क्या होता है, मतलब कि पुली के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। जब ये दो तीन मिनट से दबा रहे होंगे इसमें, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए ये पुली दिखेगी कैसे आपको, तो एक टी यहाँ लगा है, एक टी यहाँ लगा है, तो इसका ये एफ आप काम करेगा, तो जो फोर्स आएगा इसके ऊपर यहाँ पे, ये 2T आता है, दैट इज 4m1m2 T अपॉन m1 प्लस m2 आता है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ये फॉर्मूला रेडीमेड होते हैं, मतलब ये फॉर्मूला अगर ऐसा क्वेश्चन है तभी आप लगाइएगा, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम में भाई पॉसिबिलिटी कम है, क्या आएगा, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो हम सीख लें कि हमारे क्वेश्चन में जितने ब्लॉक होते हैं उतने इक्वेशन होती है। अगर दो ब्लॉक है तो दो इक्वेशन, यहाँ लिखा था ना, एक ब्लॉक इसमें डिवाइड, दो इक्वेशन। अगर तीन ब्लॉक होंगे तो होंगे तीन इक्वेशन, चार ब्लॉक होंगे तो चार इक्वेशन बननी पड़ेंगे, जितने ब्लॉक उतने इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक, अच्छी तरीके से। और स्ट्रिंग में भी केस आता है कि स्ट्रिंग आपकी फिक्स होती है कि वेरिएबल होती है। तो एक केस अभी आपका जो केस मैंने 1 2 3 4 केस करवाए हैं इसमें, इन सभी केस में स्प्रिंग क्या एजेस बंधी हुई है, स्प्रिंग सॉरी पुली, स्प्रिंग बोल रहा हूँ मैं, पुली पुली के एजेस बंधा हुआ, पुली के नहीं भाग रहा, बस जहां बंधा हुआ है वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे घूमता रहेगा, जो भी करता रहेगा, लेकिन वो वहां से कहीं भागेगा नहीं। अगर पुली भी आपकी फ्री होती है, वो भी कहीं मूव कर सकती है, भाग सकती है, तो उस केस में भाई फॉर्मूला और बदल जाता है, यहाँ पे रहता है, वो भी केस आता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल पुली क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल पुली क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आपका ये आपका केस होगा, कौन सा ये केस होगा हॉरिजॉन्टल, तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक आगे भागेगा या पीछे भागेगा, तो अगर ब्लॉक आगे पीछे भागता है इस तरीके से हम दिखाते हैं इसको, भाई ये यहाँ से क्या होगा, ये आगे जाएगा, ये M1G आएगा, ये आएगा इससे, ठीक है। ये आएगा नीचे इसका, ठीक है कि M1G माइनस टी बराबर M1 नहीं बोलना पड़ेगा, ये जाएगा आगे, तो जब ये आगे जा रहा है तो ग्रेविटी कोई मतलब नहीं है, M2G का कोई मतलब नहीं होता, टी एक ऐसा फोर्स है जो उसको आगे खींच रहा होता है। तो आपको यहाँ पे आएगा टी बराबर M2 में, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ने से क्या आएगा, ए क्या आएगा, और टी क्या आएगा, और देखिए फोर्स क्या आएगा, देखिए फोर्स कैसे आएगा, देखिए ऐसे दिखाएंगे, एक टी यहाँ काम कर रहा है, एक टी यहाँ काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या दोनों का बाइसेक्टर है, मतलब कि दोनों फोर्स बराबर, दोनों टी बराबर है, तो जो एफ आएगा वो आएगा T√2, इतना, ठीक है। ये बचा आपका जो बचा इंक्लाइन, तो इंक्लाइन केस में क्या था, वी हैव टू टेक द कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन सरफेस, वही फोर्स होगा जो आपको आगे पीछे धक्का देकर मूव कराएगा। तो अगर इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ भाई मैंने पुली ड्रॉ कर रखी है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए इसका तो M1G सेम रहेगा, ये तो वर्टिकल है, इसका ये M2G आएगा, एक ये आएगा, एक आपका ये आएगा, यहाँ पे दिखा देंगे, आप टी दिखा देंगे। तो देखिए ये जो है थीटा, ये जो फोर्स आएगा दिस इज M2G साइन थीटा,
यही फोर्स को नीचे बुलाएगा या ऊपर ले जाएगा, जो भी कुछ करेगा। अगर ये भारी है तो नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन बनेगी टी माइनस एम टू जी साइन थीटा। अगर ये नीचे आ रहा है, मान लो ये भारी है, तो क्वेश्चन बनेगी एम टू जी साइन थीटा माइनस टी बराबर एम टू है, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। जैसे केस बन जाते हैं बहुत सारे। अब होता क्या है कि इतने सारे केस हमको याद ही नहीं रहते। आपको ये सारे केस याद नहीं रहेंगे, ठीक है, फॉर्मूले तो मैं बहुत सारे लिखा दूंगा, लेकिन वो सब याद ही नहीं रहेंगे। तो बेटर क्या होता है भैया, फिर क्या किया जाए, किया ये जाए कि भाई सीख लिया जाए कि भाई क्वेश्चन और इक्वेशन सबकी बनती कैसे है। अगर ये ब्लॉक नीचे ऊपर मूव करेगा तो हम कैसे इसका लिखेंगे इक्वेशन, वो आप सीखिए। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का आएगा और आपको वो खुद करना पड़ेगा, ये कोई फॉर्मूले काम नहीं आने वाला। अगर ऐसा आ जाए बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपका लग रहेगा कि हाँ चलो रेडीमेड रेडीमेड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मुला बेस्ड आ गया, फॉर्मुला लगा दिया, आंसर निकल आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद अपनी क्वेश्चन बनानी पड़ेंगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने ब्लॉक उतनी इक्वेशन, 2 ब्लॉक 2 इक्वेशन, 3 ब्लॉक 3 इक्वेशन, 4 ब्लॉक 4 इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि अगर ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो इक्वेशन बनेगी इसकी टी m1g फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे अब आगे देखिए क्या आएगा इसमें। आगे एक दो चीज और जरूरी है बताना आपको, इससे तो बहुत फायदा लगता है। बुद्धि के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, फ्रिक्शन अभी नहीं होगा। ये वाला केस रहता है, इसमें केस और भी आते हैं इसमें खाने के लिए। कहेगा फाइंड इसी का क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, इसी का। मान लीजिए आपको रखा है इस तरीके से, मैंने मान लिया ये ऐसा केस रखा है, ये पुली रखी है यहाँ पे, ये आपको यहाँ से रखा है, इसका वेट दे रखा है, ये साइन थीटा है, सपोज आपको 30 आ रही है, तो ये आएगा सपोज 10 जी, और ये आपका आएगा 12 जी, एक टी। अब इसमें फिर चेक करना होता है, देखिए एग्जाम्पल कहेगा फाइंड ए एंड टी, ए एंड टी, ठीक है। अब वो आएगा 10 जी, देखिए लिखा होगा 10, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक, 8 लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है 10 जी साइन 30। अब साइन 30 क्या होता है भाई, हाफ होता है, तो आपको 5 जी आएगा। देखिए ये 5 जी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 8 जी, मतलब कि ये बड़ा है। तो यहाँ चेक करना होता है भाई बड़ा कौन होता है, 10 जी साइन 30 या 8 जी। वैसे तो आपको 10 जी दिख रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन हमको ये नहीं बल्कि चाहिए होता है इसका कंपोनेंट। तो बोला 10 जी साइन 30 होता है, 5 जी होता है, 5 जी छोटा है 8 जी से, इसका मतलब साफ साफ है कि ये नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो क्वेश्चन आएगी 8 जी माइनस टी,
8 है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और ये ऊपर जाएगा तो इसका आएगा t माइनस 5g इक्वल टू एम ए। तो एम कितना दे रखा है 10, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, टी टी कट जाएगा आपका। अब टी टी कटेगा तो कितना आएगा यहाँ से, आप कहेंगे यहाँ से ये टी टी कट गया तो आपका 8 माइनस 5 क्या होगा, ये 3 आएगा। 10 18 18 है, ये क्या आएगा 3 से कट गया ये 6, तो जी ये 5 6 आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ये वैल्यू आप डाल दो अपने में, क्या नाम है दूसरे फॉर्मूले में, पहले में दूसरे में किसी में डाल दो, सेकंड डाल दो सेकंड में। एट ए क्या है, 8 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना कटी यहाँ से, 6 पंचे 30 और 10 40 40। या हाफ कर दो इसको। ट्वेंटी जी पास है। ठीक है, इसका ये नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 जी पास। ठीक है, बाकी उसमें पूछा नहीं होता। अगला क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल पुली क्वेश्चन। देखिए अगर वेरिएबल पुली होती है, इसका मतलब क्या, पुली खुद मूव कर रही होती है। तो उस केस में ऐसा, जैसे मान लो कि ड्रॉ करता हूं डायग्राम, ये कैसा आ गया, एक आपका ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, टी बना हुआ है, ये टी बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है 2t। ये मान लो सपोज कितना है, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 10। आपको लगेगा इसमें भाई नीचे कौन आएगा, आपको लगेगा भाई ये 10g वाला नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जैसे देखिए टी टी का दो मिनट मिलकर यहाँ पहुंचते, यहाँ पे टेंशन टी आ जाता है। अब आती बात ये कि अगर टी डबल हो रहा है तो ए आधा हो रहा है, इसका मतलब कि इसका जो होगा एसिलेशन, अगर वो ए होगा तो इसका होगा a/2। यहाँ से आप यहाँ पहुंचे तो टी डबल होगी, टी डबल हुआ इसका मतलब कि ए आधा हो गया। अब आती दूसरी बात आती है कि भाई नीचे कौन ऊपर कौन आएगा। तो यहाँ देखिए ये टी है, टी ने 8 को संभाल रखा है, तो 2t क्या होगा, 16। अगर ये देखिए ये डबल हुआ तो ये डबल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 16, लेकिन ये तो लिखा हुआ है 10, मतलब ये कम लिखा होगा। इसका मतलब कि 2t बड़ा है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। अगर हमसे कोई गलती होती, मान लो हमने गलत सोच लिया, कुछ गलत समझ लिया, तो अपने आप आंसर निगेटिव आएगा। ए निगेटिव आएगा, टी पॉजिटिव आएगा। ए निगेटिव का मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हो वो उल्टा सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। फाइंड टी एंड ए, ये नीचे आएगा तो ये आएगा 8g,
8 है और ये जाएगा ऊपर, तो 2t माइनस 10g इक्वल टू क्या? अब देखिए ये होगा m है, तो n a नहीं होगा, a/2 होगा, क्योंकि ये क्या होगा मतलब, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, देख लीजिए दोनों टी बराबर नहीं दे रखे हैं, टी बराबर नहीं तो टी को बराबर करो, बराबर करने के रास्ते होते हैं, या तो उसमें दो को मल्टीप्लाई कर दे या दो को उसमें डिवाइड कर देते हैं, इसमें दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16g 2t और 16 अब 2 से कट गया 5, अब देखिए ये पूरा कट गया, ये कितना आ गया 6g, ये कितना आएगा 16 और 5, 16 5 क्या था 21 होता है, तीन से कटेगा, 3 2 6 3 7, ए बराबर 2g/7, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या रहता है, ये पता चला, यहाँ डाल दीजिए। सो देखिए 8g - t बराबर क्या होता है 8a, ए कितना होता है 2g/7, t बराबर, इसको यहाँ लिया, ये आएगा 8g माइनस 8×16 16g/7, टी कितना आएगा इसका, 7 56 56 दोगी सब, 56 से 40 16 गया, 40 आएगा 40, टी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से समझ जाएंगे भाई, अगर अगर आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पुली वेरिएबल है तो ऐसा या तो कैसे कोई डायग्राम आएगा, अगर टी आपका डबल होता है तो ए आधा होता है, ध्यान रखिएगा, टी होगा डबल तो ए आधा आ जाएगा, ठीक है, टी होगा 4 टाइम्स तो ए होगा 1/4, a/4 आएगा, हाँ। अब आगे इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा कितना पूरे पूरा, इसके बाद मान लीजिए आपका केस आ रहा है हॉरिजेंटल आ रहा है, तो अगर आपका केस आएगा हॉरिजेंटल तो वहां पर भी सेम केस आ जाएगा भाई, टी का 2t हो गया, 2t हो गया तो ए आपका हाफ आ जाएगा, ठीक है, बट इन केस ऑफ हॉरिजेंटल, इन केस ऑफ हॉरिजेंटल आपका जी काम नहीं करेगा, क्योंकि जी वर्टिकली काम करता है और ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा होगा इसमें। अब इसमें कुछ और केस आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, देखिए जो जरूरी चीज होती है, फर्स्ट नंबर, जैसा कि इसमें जानते हैं यहाँ पे कि हम अगर ये देख लेते हैं इसमें, इधर की कोई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक कोई रॉड, ठीक है, आपको बोलता है इसमें ये कि बताइए कि इस जगह का टीएक्स क्या है, इसका वेट दे रखा है mg और ये क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, तो ये आपका आएगा l - x, ये ऐसे, इसको मैंने से ब्रेक कर दिया, देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने इसको बीच में टीएक्स मान लिया, हमने इसको वहीं से कट कर दिया है, कट करके क्या हुआ उतने से नीचे लटका दिया है, तो टीएक्स मतलब क्या होता है कि ये जो टीएक्स यहाँ पे होगा यहाँ का टेंशन आएगा, जो आपको दिखेगा यहाँ का टेंशन,
यही टी एक्स होगा। टी एक्स क्या हो, जो इतने को होल्ड कर रखा है, इतने को संभाल रखा है, जितने वेट को आपने उठा रखा होगा वही टी एक्स होगा आपका। तो इतने का वेट क्या होगा हम दिखाते हैं भाई। अगर लेंथ एल है तो वेट क्या एम जी है। लेंथ 1 है तो वेट क्या एम जी अपॉन एल। लेंथ एक्स है तो वेट क्या एम जी एक्स अपॉन एल, दैट इज टी एक्स। तो टी एक्स क्या आएगा, एम जी अपॉन एल एक्स। समझे अभी, जिसका भी नहीं आ जाएगा। सेकंड नंबर कि अगर अभी पूरा आपका ये पूरा सिस्टम जैसे दिख रहा है, दिख रहा नहीं है, कितना होगा टी एक्स, फिर पूछेगा कितना होगा टी एक्स। आप कहेंगे ये पूरा ऊपर भाग रहा है विद एक्सीलरेशन, और ये पूरा नीचे भाग रहा है विद एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आप कहेंगे ये केस नंबर 1 आएगा, ये केस नंबर क्या आएगा, बी आएगा। ये क्या आएगा, ए के केस में टी एक्स क्या आएगा, देखिए एम एक्स जी प्लस ए। ठीक है, ये जा रहा है ऊपर विद एक्सीलरेशन, जी प्लस आएगा। ये जाएगा ऊपर विद रिटार्डेशन, जी मान से। ये आ रहा नीचे विद एक्सीलरेशन, तो जी मान से। ये आएगा नीचे विथ रिटार्डेशन, जी प्लस आ जाएगा। ऐसे 4 के साथ है, लेकिन उन 4 केस में से आपको 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं विद एक्सीलरेशन। अगर आपको दिख रहा है तो वही पूछेगा आपसे। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ठीक है, दिस विल अप्लाई सूडो फोर्स, नीचे काम करेगा आपका होगा एम ई काम करेगा, तो आपका ये आएगा एम जी प्लस आएगा। ये आएगा ऊपर, जब तक आप लिखिए। इसके बाद थर्ड केस का क्या आता है, सेकंड नंबर थर्ड केस कहते हैं। अगर यही सब कुछ हो रहा था हॉरिजॉन्टल, अगर वो ऐसा बोलता, यहाँ से मैंने फोर्स लगा रखा है, देखिए अभी ब्लॉक अपने आप नीचे गिरेगा पर अपने आप आगे चलेगा तो है नहीं। आपसे पूछा गया है कि यहाँ का टी एक्स कितना आता है, ठीक कितना आता है टी एक्स यहाँ का, इधर रखा है, ये कितना होगा, सपोज एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कैसा आएगा, ये देखिए इसको कैसे दिखा देंगे। ठीक है, बीच में डाल देंगे स्ट्रिंग टी एक्स। तो देखिए टी एक्स क्या होता है, टी एक्स का मीन क्या होता है कि वो कितने को खींच रहा है। यहाँ पे जब फोर्स लाएंगे तो टी एक्स यहाँ पे दिखेगा ना आपको, ये टी एक्स, टी एक्स का वो ये दिखेगा आगे क्या, वो दिखेगा पीछे कौन। यहाँ दे रहा है कि टी एक्स मतलब क्या, कितने को उसने होल्ड कर रखा है, संभाल रखा है, यहाँ पे कितने को खींच रहा होता है। तो आप कहेंगे भाई ये लगा है ऐसा, ये एक्स आएगा, ये क्या आएगा, ये को आएगा एल माइनस एक्स। तो कहेंगे भाई देखिए जब एल लेंथ आती है तो वेट क्या आता है एम जी, तो एक्स में वेट क्या आएगा, वैसे एक्स में वेट आएगा ही नहीं, इसमें इसका मतलब ही नहीं है। आप कहेंगे जो फोर्स होता है, फोर्स वो पूरे को खींचता है, ठीक है, समझे आप ये। हम्म, तो ए क्या आएगा,
एक और तरीका है, जो इसको ऐसे कराते हैं। इसकी जो मान लीजिए लेंथ कितनी है, आपने लेंथ इसकी एल दे रखी है, मास क्या एम है, लेंथ होगी 1 तो मास क्या होगा एम अपॉन एल, लेंथ होगी एक्स, मास क्या होगा एम एक्स अपॉन एल, ये एम डैश आएगा। पर एम डैश से हमें क्या करना है, हमें तो एम डैश का कोई काम है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल काम है, एम डैश ही तो हमको देगा टी एक्स की वैल्यू। यहाँ पे आता ही है कि देखिए नाउ, अब क्या आता है इसमें कि देखिए जो टी एक्स है वो इतने ब्लॉक को खींच रहा है, और अब क्या पूरे को खींच रहा होता है, तो आप कहेंगे एफ इक्वल टू क्या आएगा, एम ए क्या आएगा फोर्स अपॉन एम, ये सही है, एंड टी एक्स क्या आएगा एम डैश है, एम डैश क्या होगा एम एक्स अपॉन एल, क्या एफ एक्स अपॉन एल, ठीक है इतना आएगा। केस नंबर 4, फॉर्मूला क्या है, इससे बड़ा क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 2 लगे हैं फोर्स, ये बड़ा जरूरी केस है, ये F1 है, ये कौन है F2, ये टी एक्स आएगा, मान लें आपको एक्स दे रखा है, ठीक है। जब लिखते हैं टी एक्स, इसको पकड़ते हैं तो बोलते हैं ये देखिए जो है ना एफ एक्स क्या होगा ये इंटू ये, मतलब ये इंटू ये, अब यहाँ को तो ये इंटू ये करना पड़ेगा मुझे, मतलब अगर मैं टी एक्स बताऊँ यहाँ पे टी एक्स कितना आता है, तो आएगा F1x अपॉन एक्स और F2 अपॉन इतना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे दे रखा है, अगर ये सपोज 10 न्यूटन, इधर का आपको सपोज 6 न्यूटन, हाँ बोला टी एक्स बताइए, ये क्या दे रखा है आपको, सपोज 2 है, ये कितना है 3 आता है, पूरा दे रखा है आपको 5, पूरा को 5 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें टी एक्स, तो कहेगा फाइंड टी एक्स क्या आएगा, देखिए टी एक्स आएगा 10 इंटू क्या 2, 6 इंटू क्या आएगा 3 आएगा, 10 इंटू 2 अपॉन क्या 5, 6 इंटू 3 अपॉन क्या 5, 20, ये इतना आएगा टी एक्स, ठीक। सबको समझ में आ गया होगा ये, भाई इतना आता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको आते हैं, पूछते हैं भाई कैसे कैसे कर दीजिए। इसमें एक और बात भी आती है पढ़ाने के लिए, और नंबर 5 कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत से ब्लॉक हैं, तो आप कहेंगे एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या है T1, ये क्या T2 आ रहा है, ये कौन है M1 है, ये कौन है M3 आ रहा है। तो देखिए किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी होगी उसको उतना ही वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एफ अकेला इन तीनों को खींच रहा है, तो एफ क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3,
इतना आएगा। लेकिन जो T1 दे रखा है आपको सामने, T1 आपका, T1 के पीछे कौन कौन है? ये दो लोग हैं। तो T1 अकेला M2 और M3 को खींच रहा है, लेकिन T2 अकेला M3 को खींच रहा है। तो यहाँ से निकालते हैं वैल्यू कितनी आती है। आपको यहाँ देखिए F इक्वल टू क्या आता है, ये आता है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ये आता है, यहाँ से A क्या आता है, कितना का T1, देखिए T1 क्या आता है, ये आता है M2 प्लस और T2 क्या आता है, T2 देखिए आता है, ये आएगा, ये पूरा आ गया, ठीक है। तो दिस थिंग इज एक वैसे आपको शॉर्टकट आपको आप याद रहेंगे तो आगे फायदा ये मिलेगा आपको कि आप जल्दी जल्दी समझ जाएंगे कि हाँ भाई कौन सा टेंशन है, कौन सा फोर्स है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। अगर इसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा लाइबिलिटीज है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, ये प्लस ये प्लस ये। T2 के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेला ही है। तो T2 क्या होगा, बराबर M3 ए क्या होता है, ये पूरा। क्लियर, 5 इसको लिखिए फटाफट। और कितना आएगा इसका आंसर? लामीस, ये तो कह रहा लामीस के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास में। छठा नंबर, लामीस थ्योरम। यू कैन से फॉर 3 फोर्सेस, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पता होता है ये अपन ये कोई भी एक फोर्स अपन बाकी दो के बीच का एंगल लिखा होता है, हम इससे सीधे क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो क्वेश्चन में मैं कैसे दिखाऊं, इसमें कोई मुझे लेना पड़ेगा इसमें। कैसे आ रहा है, ये कितना आएगा T1, इतना है, ठीक है। तब कहेंगे ठीक है, वो कहेगा फाइंड, देखिए क्या होता है, पहले तो T3 बराबर 10 G है, 100 न्यूटन है, ठीक है। T3 आ गया, ठीक है। अब आता है एंड T1 अपान बाकी दो के बीच का क्या आता है, 90 आता है, साइन 90। T2 अपान क्या होता है, बाकी दो के बीच का एंगल, बाकी दो कौन है, आप दिखाएंगे इस तरीके से, हमको ये एंगल चाहिए होगा। तो ये अगर 30 है तो ये क्या होगा, ये 60 आएगा, 60 होगा तो ये क्या होगा, ये होगा 120 आएगा। और T3 क्या होता है, 100। हमको चाहिए था ये एंगल, ये 60 और ये 90, 150 आएगा, ठीक है।
यहाँ से T1 क्या आएगा, देखिए T1 क्या आएगा, आएगा 100 sin 90 अपॉन sin 150 sin 90। sin 90 ये क्या होता है, ये होता है sin 180 - 30 बोल सकते हैं आप इसको। तो 1/30 क्या हो गया, sin 30 आ जाएगा। sin 90 क्या होता है 1, sin 130 क्या होता है हाफ, पूरा आपका 200 न्यूटन आएगा ये। T1 क्या आएगा, ये आपका आएगा 100 इंटू 1/2। T2 क्या आएगा, देखिए T2 क्या आएगा, आएगा 100 sin 120। sin 120 क्या होता है, ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है sin 90 + 30 दैट इज cos 30। ठीक है, तो T2 क्या आ गया आपका, 100√3/2 1/2 100, इसकी वैल्यू आएगी। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड, बाय लामी थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है कि ऑल द फोर्सेस शुड बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेट फोर्स बराबर 0, समेशन ऑफ फोर्सेस 0, तभी ये काम करेगा। इसको लिखा ये हो जाएगा, लामीस हो जाएगा, लामीस के बाद ये पुली हो ही गई आपकी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फिर इसमें एक पॉइंट फ्रिक्शन आता है, लेकिन फ्रिक्शन हम लोग कभी क्या करेंगे, फिर कल लेंगे। ठीक है, आज मैं ले लेता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के पहले आपका आता है एक नंबर, यहाँ आता है थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसमें पढ़ाते हैं भाई, सिंपल सा होता है थ्योरी, एक्शन बराबर रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन। कोई ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका नाम ए है, कितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, इसका नाम होगा FBA। FBA की वजह से क्या होगा, बी की वजह से ए पे लगने वाला फोर्स, या इसे कुछ और नाम भी हम दे सकते हैं शायद, ये हो चुका है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे भी बाद में आएगा। फ्रिक्शन होने के बाद ही, ठीक है, इसका नाम होगा FAB। यू कैन से कि FAB, ये कौन है,
ये इतना, ठीक है। इसमें और एक और बात पड़ जाती है जिसको बोलते हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि इन एनी कोलिजन मोमेंटम इनिशियल बिफोर कोलिजन, मोमेंटम क्या होता है आफ्टर, ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, टकराएगा, ये क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बदल जाएगी इसकी। आप कहेंगे v1 है, ये v2 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m2 है, ये m1 है, ये u1 आ रहा है, तो ये आएगा कि m1 u1, m2 v2, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखेंगे दीज आर हेड ऑन कोलिजन, मतलब वो एक ही एक्सिस पर टकरा रहे हैं, तो आप लिखेंगे u1 के ऊपर का एरो हटा देंगे, तो आप लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये फर्क पड़ता है कि अगर ये आपको वापस जा रहा है तो माइनस आएगा, तो अगर वो एक ही एक्सिस पर है तो एरो हटा दीजिए, एक बात हो गया। दूसरी बात में आती है कि अगर कोई वापस आ रहा है, कोई बैक कर रहा है, अब वो दोनों इधर मूव कर रहे हैं तो ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस, सब पॉजिटिव आएगा। अगर कोई उल्टा जा रहा है दैट इज माइनस एक्स एक्सिस, तो वहां पे u1 या u2 या v1 या v2 की जगह पे आपका आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए इसको, ठीक है। बाकी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। फ्रिक्शन भी आज आपका हो नहीं पाएगा इसलिए मैं फ्रिक्शन को शुरू नहीं कर रहा, समझे। आप फ्रिक्शन मुझे पढ़ाना है, लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा आज नहीं होगा, कल मैं करा दूंगा, कल आपका फ्रिक्शन हो जाएगा और इसका जो रिमेनिंग पार्ट वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा ओवर, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे किसी नए चैप्टर के पास में, वर्क एनर्जी या जो भी आपको चैप्टर होगा अगला चैप्टर में हो चुका है। सेंटर मास पढ़ सकते हैं क्योंकि ये से एसोसिएट है, कोलिजन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो कोलिजन स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर मास पढ़ सकते हैं, वर्क एनर्जी भी पढ़ सकते हैं, वो कोई पढ़ सकते हैं। तो वो चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आएगा ही पक्का, इससे भी क्वेश्चन पक्का आएगा 101% या 200% है, क्वेश्चन तो आने ही। तो ये कर लीजिए, ठीक है। इस कल में शुरू करेंगे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन खत्म होते ही हम लोग शुरू करेंगे, देखता हूँ मैं क्या आपको मैंने ग्रुप में डाल रखा है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट फ्रिक्शन के बाद मैं शुरू कर दूंगा कोलिजन, वो उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, और फिर वर्क एनर्जी पावर, ठीक। ओके, याद रखिए, चलिए बाय।